Hello everyone. So this is your most probable topic number 7 for your CPF Assistant Commandant exam. और जैसा कि हमने बताया कि हम इसमें मोस्ट प्रोबेबल 30 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. वाई इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर CPF एग्जाम. लेट्स सी. क्योंकि अगर हम ट्रेंड की बात करें, प्रीवियस ट्रेंड की, ध्यान से देखिए, प्रीवियस ट्रेंड में आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारी किस किस के साथ कैसी कैसी रही है और यूपीएससी ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है आपके CPF एग्जाम में. आप देखिए टॉपिक नंबर 7, सिनो-पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी. और इसके बाद टॉपिक नंबर 5 देखिए, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद नेपाल इज़ ऑन इंडिया. राइट, तो ये एक टॉपिक रहा है. उसके बाद जियो पॉलिटिक्स वाला एक इम्पोर्टेंट था, द चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स एंड इम्पेरेटिव्स ऑन इंडिया. 2012 में ये टॉपिक आया था. तो इस तरह से टॉपिक जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपकी फॉरेन पॉलिसी भी काम में आती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है कि आपको कैसे एंगेज करना है दूसरे कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, सो योर फॉरेन पॉलिसी, यू शुड नो योर प्रिंसिपल ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी. किस तरह से मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, किस फेज़ के अंदर क्या गोल्स थे, किस फेज़ के अंदर क्या गोल चेंज हो गए हैं, ये सभी चीज़ें पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ. 6 फेजेस में एवोल्यूशन हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का. तो ये देखेंगे. अभी रिसेंट देखिए टॉपिक पूछा था आपका, चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया. अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके 2050 तक चाइना का गोल है कि 2050 तक उसको ग्लोबल पावर बनना है. ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो बिना ऑब्जेक्टिव के आप फॉरेन पॉलिसी रन नहीं कर सकते. इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? इंडिया के ऑब्जेक्टिव है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेस्ट ईस्ट पॉलिसी. पहला ठीक है ना. तो पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब ये चेंज हो चुकी है, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया है. और जैसे पहले हम सार्क पे, जो आपकी सार्क ग्रुपिंग थी, उस पर ज़्यादा फोकस देते थे, लेकिन सार्क तो अब बिल्कुल अबेंडन हो चुकी है. अब बिम्स्टेक पे हम ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स इन पे फोकस करने लगे हैं हम. अब हम पहले नैम की तरह अलाइंड थे, मतलब नैम को ज़्यादा मानते थे, लेकिन अब क्वाड में हम शामिल हो गए हैं. क्वाड एक ग्रुपिंग है, आपको पता होगा, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है. ठीक है, तो इस तरह से हम यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं कंपैरेटिवली टू रशिया. ठीक है, यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेटर है. यूएस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडर विद इंडिया. ठीक है, ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं यूएस के साथ. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. 2015 में क्या हुआ था, वी डिड इम्पोज अ इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑन चाइना, ऑन दिस नेपाल. हमने, इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था नेपाल के ऊपर, इसीलिए ये टॉपिक पूछा था. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. आप किसी कोट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं, सर हमें कोई कोट याद है. तो कोट आपका है ना, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वो लगना चाहिए इट्स अ कोट और इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सूटेबल है. जैसे इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री एंड द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन. राइट, मार्क ट्वाइन ने बोला है. इसके बाद देखिए, अवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलते हैं, द रियल ऑब्स्टेकल टू द राइज ऑफ इंडिया इज नॉट एनी मोर द बैरियर ऑफ द वर्ल्ड बट द डोगमाज ऑफ द दिल्ली. तो यही चीज़ें हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हर्डल क्या बन गई हैं, डोगमाज ऑफ द. क्या होते हैं डोगमास, ये भी पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर हम देखें ड्यूरिंग द नेहरू टाइम, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल ही क्या थी, आइडियलिस्टिक. ठीक है, हमने जो बिलीव कर लिया, हम जो सोचते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल है, हम सोचते हैं उसी पे हम खड़े रहेंगे. दैट वाज टोटली आइडियलिस्टिक. लेकिन वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, दुनिया बदल गई है. उसके बाद आप देखेंगे नाउ इट इज़ अवर फॉरेन पॉलिसी नाउ मोर रियलिस्टिक. उसके गोल्स रियलिस्टिक हो गए, आइडियलिस्टिक से चेंज हो गए. लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोगमास कहलाते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे पहले ही कंसेप्शंस हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा. ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसा बोलते हैं. आपने देखा होगा एस जयशंकर, मतलब इनके आपने बहुत सारे कमेंट सुने होंगे. बहुत ही ओपनली ये क्रिटिसाइज़ करते हैं. इवन यूएस हो गया या फिर वेस्ट के, तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अगेंस्ट में है. ठीक है, जो वेस्ट लेड आइडियोलॉजी है इनके, आपने बहुत इंटरव्यू देखे होंगे. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी समझनी है तो इनको फॉलो कीजिए. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अभी चैलेंजिंग सिचुएशन में क्यों हैं. रशिया यूक्रेन वॉर, यस.
इससे हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मल्टीलेटरलिज्म, राइट, पहले क्या था, यूनिलेटरलिज्म आप देखेंगे, पहले देयर वाज ओनली टू पोलर वर्ल्ड हो गया था वहाँ पे, वन सेंटर वॉज रशिया, अनदर सेंटर वॉज यूएसए, ठीक है। उसके बाद मल्टीलेटरलिज्म शुरू हुआ, उसके बाद राइज ऑफ एशिया, आज के टाइम में देखें तो एशिया इज ऑन राइज, इंडिया हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो राइज ऑफ एशिया, चाइना हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर की। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बात चल रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म की बात चल रही है, वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म की बात चल रही है, IMF के रिफॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें UNL 75, यूनाइटेड नेशन 75 पे मतलब कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन 6 ब्रॉड फेजेस में आपको समझना ज़रूरी है। पहले ब्रॉड फेजेस में आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम टोटली मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ क्या थे, चले गए, हमने ही वो शुरुआत की है, हमारे साथ जो कंट्रीज़ थी उस टाइम पे क्या था, दीज वर द कंडीशन। बाइपोलर वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी, जो बाइपोलर वर्ल्ड है ये आपको पता ही होगा क्या है, US एंड रशिया के बीच जो कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे। थर्ड वर्ल्ड सोलिडारिटी, अभी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, तो थर्ड वर्ल्ड सोलिडारिटी, हम एक साथ इकट्ठे हो गए, हम किसी के भी मतलब अलाइंड नहीं होना चाहते थे उस टाइम पे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू रेजिस्ट डेवोल्यूशन ऑफ सॉवरनिटी, ये सब रीबिल्ड चॉइसेस, रीबिल्ड इट्स इकॉनमी, तो हमने अपनी इकॉनमी को बढ़ाना, ये हमने उस टाइम पे प्रायोरिटी रखी। उसके बाद लीड एशिया एंड अफ्रीका एंडेड विद 1964, तो ये हमारा फेज़ जो था ये इंडो चाइना वॉर से ख़त्म हो गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो फर्स्ट फेज़ था, ठीक है। उसके साथ आप देखेंगे लीड एशिया एंड अफ्रीका, इस टाइम पे एशिया एंड अफ्रीका ने लीड ली क्योंकि दीज वर द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी बोलते हैं। अफ्रीका तो आज भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, लेकिन एशिया ने उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। अब देखेंगे दिस इज़ द फेज़ ऑफ सेकंड फेज़, रियलिज्म एंड रिकवरी, हमने नेम से बाहर सोचना कर दिया, हमने नेशनल सिक्योरिटी अपने आइडियल्स डेवलप किए, क्या क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी के फीचर्स होंगे। पाक US अलायंस देखा 1971 के दौरान, इंडियन टिल्ट टुवर्ड USSR, तो ये इसका क्या है, रेपकशन है। पाक US अलायंस होने के बाद हम रसिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए। उसके बाद देखेंगे फेजेस, थर्ड फेजेस के अंदर ग्रेट इंडियन रीजनल असर्शन, बहुत सारी चीज़ हुई इसके टाइम में। रीजनल असर्शन, इंडिया ने अपनी पावर को पहचाना है इस टाइम पे, तो यूज़ ऑफ हार्ड पावर इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश की लिबरेशन में US चाइना पाक एक नया एक्सिस खड़ा हुआ इंडिया के सामने, तो उसके मतलब रेपकशन में इंडिया ने पोखरान 1 किया न्यूक्लियर टेस्ट। कोलैप्स ऑफ USSR, राइट, कोलैप्स ऑफ USSR जब 1991 में हुआ, उसके साथ ही इंडिया की जो है थर्ड फेज़ ख़त्म होगी फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है। पोखरान टेस्ट जो 1 हुआ था 1974 के अंदर हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा इसका क्या था, कोड। फोर्थ फेज़ के अंदर सेफ गार्डिंग स्ट्रेटजी, क्या इसके अंदर है, यूनिपोलर वर्ल्ड लीड बाय USA, उस टाइम पे रशिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद USA क्या बन गया था, इज़ द सोल पावर इन द वर्ल्ड, तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। उसके बाद पोखरान 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेटस, हमने पोखरान 2 किया, उसके बाद इंडिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगाए गए। उसके बाद हमने सैंक्शन लगने के बाद देखेंगे कि उसके बाद हमारे इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छे कैसे हो गए, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में, बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर की टर्म्स में। कारगिल वॉर हुआ 1999 के बाद, उसके बाद नया स्टेज आता है, हमारी नया फेज़ आता है। उसके बाद देखेंगे बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना, ठीक है, फेज़ 5 के अंदर, तो चाइना के अगेंस्ट हम बैलेंस करने लगे। आपको पता है एसिमेट्री है इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप में, राइट, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम USA से हमने रिलेशनशिप अपनी अच्छी कर ली। क्या किया उसमें, US सिविल न्यूक्लियर डील हमने साइन की 2005 के अंदर अंडर द टर्म्स ऑफ मनमोहन सिंह। उसके बाद एमरजेंस ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में इंडिया ने पार्ट लिया, राइट, 2014 के अंदर ब्रिक्स बना और न्यू डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 6th फेज़ के अंदर एनर्जेटिक डिप्लोमेसी, 2014 से अभी तक जो चल रहा है दैट इज़ 6th फेज़, और इसको एनर्जेटिक डिप्लोमेसी बोलते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ कन्वर्जेंस एंड इशू बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक है।
जहाँ पे इंडिया का कन्वर्जेंस है, जहाँ पे इंडिया की सोच मिलती है, जहाँ पे दूसरे देशों के साथ इंडिया का कन्वर्जेंस है कुछ इश्यूज़ पे, तो इंडिया उनके साथ खड़ा है। अब वहाँ पे इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब इसका पार्ट नहीं है। अगर इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट किसी चीज़ से मीट हो रहे हैं तो वो उस कंट्री के साथ क्या है, रिलेशनशिप अपने बेहतर कर रहा है। यूएस के साथ इंडिया रिलेशनशिप बेहतर कर रहा है। इंडो पैसिफिक कमांड आपने देखा होगा, इंडिया का सागर एक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। यूनाइटेड नेशन के अंदर टेररिज्म के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन हो, सैंक्शंस हो, अफगानिस्तान का इशू हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कन्वर्जेंस है इंडिया के। उसके बाद देखेंगे इंडियाज़ एमर्जेंस एज अ मेजर इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो गया इंडिया के अंदर। इसरो की बात करें तो हमने एक बारी में 104 सैटेलाइट छोड़ी, तो ये दिखाता है इंडिया की क्या है कैपेबिलिटी। ASAT अंडर शक्ति मिशन, उसके अंडर हमने सैटेलाइट को शट डाउन किया। इंडिया दिखाता है कि इंडिया के पास क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर ट्रायड हो गया अब इंडिया, ट्रायड मतलब इंडिया अब न्यूक्लियर वेपन्स को लैंड से भी और एयर से भी और सी से भी, सी थ्रू सबमरीन, ठीक है, तीनों जगह से इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल है। किसी जगह से इंडिया लॉन्च कर सकता है न्यूक्लियर मिसाइल को, ठीक है। तो न्यूक्लियर ट्रायड ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। विलिंगनेस टू शेप की ग्लोबल नेगोशिएशन, एग्जाम्पल है पेरिस क्लाइमेट चेंज। जो की ग्लोबल नेगोशिएशंस हैं, जैसे यूएस पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर इंडिया ने प्लेज किया बहुत सारा नेशनल जो आपके NDC गोल्स हैं, ठीक है, INDC गोल्स, इंटेंडेड नेशनल डेमोक्रेटिक गोल्स, ठीक है। ये देखेंगे आप, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे आप COP26 समिट के अंदर इंडिया ने जो 5 चीज़ें प्लेज की हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ग्लोबल नेगोशिएशंस के अंदर इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। अब ये देखिए NFP, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थिंक वेस्ट पॉलिसी। NFP क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो ये हमारा प्रेजेंट फेज़ के अंदर है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है। बोलते हैं ना, अगर आपका पड़ोस ठीक नहीं है जब तक, ठीक है, आपका आसपास की चीज़ें जब तक वहाँ पे पीस नहीं अटेन कर पाते तो आप ग्लोबल पावर नहीं बनते, ठीक है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया चाहता है कि उसका नेबरहुड सबसे पहले सिक्योर हो, यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हो, ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्लोबल पावर बनने की सोचेंगे। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और यही चाहता है मतलब चाइना वांट टू डीस्टेबलाइज इंडियाज़ नेबरहुड, ये उसका मतलब जो चाहता है। अब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, मालदीव के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम, नेपाल के अंदर प्रॉब्लम, अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम, ठीक है, ये चाइना चाहता ही है। तो चाइना चाहता है इन सभी रीजनल इश्यूज़ में इंडिया की एनर्जी डाइवर्ट हो जाए और उसको क्या वर्ल्ड पावर बनने से हम कैसे ना कैसे रोक सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड क्या आ सकता है, ग्रेटर रियलिज्म, मोर रियलिज्म लेके आना पड़ेगा, आइडियलिज्म को एक साइड रखिए। फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और एंगेजिंग विद मल्टीपल प्लेयर्स हम एंगेज कर सकते हैं। जितना हम रशिया के साथ एंगेज कर रहे हैं उतना US से और उतना ही वेस्ट के साथ और उतना ही चाइना के साथ भी, ठीक है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। रिस्क टेकिंग इज़ एन इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो रिस्क टेकिंग जैसे हम क्वाड के साथ कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसके साथ हम इंडो पैसिफिक कमांड की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बहुत सारे जो हमारी रिलेशनशिप है US के साथ, स्ट्रेटजिक हमारा अब पार्टनरशिप हो गई है USA के साथ। रिफ्लेक्ट एन असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंपल्शन एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसके बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इज टुडेज रेलिवेंट इन फॉरेन पॉलिसी। ये अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वैसे इससे कुछ ज़्यादा क्वालिटी दिखेंगी नहीं। उसके बाद कंक्लूजन देखिए, ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। नेशन दैट हैज़ द एस्पिरेशन टू बिकम अ लीडिंग पावर समडे कैनॉट कंटिन्यू विद द अनसेटल्ड बॉर्डर्स। तो बॉर्डर सेटलमेंट अभी हमारे पे प्रेशर पॉइंट जो है, अगर चाइना इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहता है किसी भी चीज़ पे, सपोज़ अगर चाइना नहीं चाहता कि इंडिया क्वाड को ज्वाइन करे, अगर चाइना नहीं चाहता कि इंडिया US के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, अगर चाइना नहीं चाहता कि इंडिया रीजनल जो आपका इंडिया का रीजनल जो नेबरहुड है मालदीव्स के साथ या फिर श्रीलंका के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, तो चाइना के पास क्या ट्रिक है, ओनली वन थिंग, नेगोशिएशन कहाँ कर सकता है वो, बॉर्डर्स पे।
चाइना मार्च करेगा बॉर्डर की तरफ, इंडिया पे प्रेशर पुट अप करने की कोशिश करेगा, तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे रेसिप्रोसिटी के चक्कर में इंडिया क्वाड से थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट हटा सकता है, यूएस के साथ इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्लिनेशन ना करके थोड़ा बैलेंस रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अनसेटल्ड बॉर्डर्स जो है ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, ठीक है। तो ये जयशंकर भी बोलते हैं कि नेशन दैट हैज़ अ एस्पिरेशन टू बिकम अ लीडिंग पावर समडे कैन नॉट कंटिन्यू विद अनसेटल्ड बॉर्डर्स एंड इंटीग्रेटेड रीजन एंड अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज़। अनइंटीग्रेटेड रीजन है ये, ठीक है, एंड अनइंटीग्रेटेड रीजन। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर बताया कि साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द और द मोस्ट अनइंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जोग्राफिकली जो आप सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ये आता है आपका सब इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन ये आपका फिज़िकली जोग्राफिकली तो क्या है, ये कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन के जो मीडियम होने चाहिए, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ठीक है, और मैरीटाइम रूट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लेस डेवलप है। इसको बोलते हैं अनइंटीग्रेटेड रीजन और अंडर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज़। हमारे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़, हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, उन्हीं के हम फ़ायदे नहीं उठा रहे, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो पॉलिटिक्स इस तरह की है, पाकिस्तान एक मेजर फैक्टर है, उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार, और जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया का यहाँ पे ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो। उसके बाद बोलते हैं कि अबव ऑल इट कैन नॉट बी डॉगमेटिक इन अप्रोच ए विजिबली चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। अगर आपको दिख रहा है ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो आप अपने पास प्रिंसिपल को एक साइड रखिए और यू हैव टू बी मोर प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो ये किसका कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। तो इनके कोट से आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है हाँ, इस टॉपिक में इतना ही था, और जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू।